आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सबसे पहला है दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। अगला है शेर मैसूर, टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही, शिपॉय। वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। रिक्त स्थान भरे। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी, तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। तीसरा प्रश्न है सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, गलत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, गलत। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, गलत। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ निम्नलिखित कारणों से आकर्षित हो रही थीं। पहला कारण, उन्होंने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कि दालचीनी, रेशम, काली मिर्च, इलायची, कपास, लौंग आदि। वे भारत से कम कीमत पर सामान खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। पहला, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। तीसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। चौथा, नवाबों ने कंपनी पर कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। छठा, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित तरह से फायदा पहुंचा। पहला, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने लगी। दूसरा, कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ में अपने खर्च चला सकती थी। सातवां प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी क्योंकि उसने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। दूसरा, उसने अपने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। तीसरा, उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। आठवां प्रश्न है सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। सहायक संधि की निम्नलिखित शर्तें थीं। पहला, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। तीसरा, शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी का शासन और भारतीय राजाओं के शासन में अंतर। कंपनी का शासन, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया था। भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेजों ने एक आधुनिक विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी। 10वां प्रश्न है कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। कंपनी की सेना की संरचना में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, कंपनी ने पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। दूसरा, कंपनी ने सैनिकों को नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। तीसरा, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस किया। चौथा, सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है।
11वां प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े से शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने पर मजबूर थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठा करें। झांसी की रानी महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो आप इनमें से किसी भी एक के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कुछ बातें बताई हैं, तो आइए देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे महान शासक थे, उन्होंने सभी धर्मों का सदा सम्मान किया। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।